जी डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे किस तरह से सिंथेटिक पॉलीमर्स को तैयार किया जाता है। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर्स को एनालाइज करें तो हम पॉलीमर्स की स्ट्रक्चर की बेस पे क्लासिफिकेशन, नेचर की बेस पे, हीट की बेस पे और इसके साथ साथ हम पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कितनी तरह के होते हैं ये भी देख चुके हैं। सो जितना भी प्रीवियस नॉलेज है आज के लेक्चर में वो यूज़ होगा। इंशाल्लाह लेक्चर के एंड पे हम कुछ MCQs भी डिस्कस करेंगे। सो डिटेल के लिए हम लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो शुरू करेंगे आज का लेक्चर जिसमें हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखेंगे कुछ सिंथेटिक पॉलीमर्स की। अभी तक आप इस चीज़ को क्लियर कर चुके हैं कि पॉलीमर्स क्या होते हैं। पॉलीमर्स की आगे से कैटेगरीज हमने 4 तरह से हमने इसको क्लासीफाई किया था। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बेस पे अगर आपको याद हो, लीनियर, क्रॉस लिंक्ड एंड ब्रांच्ड। उसके बाद हमने नेचर की बेस पे क्लासिफिकेशन की थी, होमो, कोपॉलीमर, टरपॉलीमर, आज उसका जिक्र होगा दोबारा। उसके बाद हमने हीट की बेस पे थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग, और रीसेंट लेक्चर में हमने वे ऑफ कम्बिनेशन यानी किस तरह से मोनोमर्स आपस में कंबाइन करते हैं, उसके 2 मेथड थे, एडिशनल एंड कंडेंसेशनल। एडिशनल कब होता है, कंडेंसेशन कब होता है, ये बातें अब आपको अच्छे से आती हैं। तो स्टूडेंट्स, इन तमाम इन्फॉर्मेशंस को पढ़ने के बाद आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो तमाम पिछली इन्फॉर्मेशंस को रिफ्लेक्ट करेगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले कुछ सिंथेटिक पॉलीमर्स में सबसे पहले है जी PVC। बार बार आप इसको पीछे भी डिस्कस करके आए हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। स्टूडेंट्स, कैसे तैयार करेंगे, सबसे पहले इसकी सिंथेसिस देखेंगे। अगेन हमारे पास विनाइल क्लोराइड है, ये उसकी पॉलीमराइजेशन कंडीशन है 9 atm प्रेशर एंड 52 डिग्री टेम्परेचर पे हम इसको ऑपरेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये एडिशनल मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए अपने आप को पॉलीमराइज करवाएगा और बनेगा CH2, सिंगल बॉन्ड CH एंड Cl। और यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे 2 नहीं आता क्योंकि आपको पता है कि क्लोरीन लगा हुआ है यहाँ पे। ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और इसके बाहर हम लिखेंगे CH2 जो आगे कंटिन्यू है, आगे फिर CHCl3 आएगा, और इधर लास्ट पोर्शन जो आएगा वो आएगा CHCl। और याद रखिएगा यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, N। अच्छा, N का मतलब इधर N नंबर ऑफ यूनिट्स हैं तो इधर भी N है, लेकिन जितने इधर यूनिट्स हैं उतने ही इधर हैं, लेकिन 1 माइनस कर दो क्योंकि आपने हाफ और हाफ यानी कि ये हाफ है और ये हाफ यूनिट है, आपने इन दोनों को मिला के 1 को माइनस करना होता है, तब ये इक्वेशन बैलेंस होती है। तो स्टूडेंट, दिस इज PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। अच्छा, इट इज एन एडिशनल होमोपॉलीमर है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। स्टूडेंट, अगर आप इसका यूज देखें ना तो ये फ्लोर कवरिंग, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, फ्लोर कवरिंग के तौर पे यूज होता है। पाइप्स घरों में आपने देखे होंगे, पाइप्स, PVC पाइप। उसके अलावा ग्रामोफोन रिकॉर्डर, ये तो चंद लिखे हुए हैं लेकिन इसके बेशुमार यूजेस हैं हमारी डेली लाइफ में। स्टूडेंट, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, चेंज कर सकते हैं इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को प्लास्टिसाइजर ऐड करके। जी स्टूडेंट, अब PVC के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास सिंथेटिक पॉलीमर है वो है जी पॉलीस्टाइरीन। पहले भी आप लोग इसको पढ़ चुके हैं। अगेन हम लोग यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले विनाइल और साथ लगाएंगे बेंजीन रिंग। नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टाइरीन। अब हम इसको इसकी गिवन रिक्वायर्ड कंडीशन देंगे, टेम्परेचर देंगे, कैटलिस्ट प्रोवाइड करेंगे जो कि मैंने नीचे मेंशन किया है, डाई बेंजोइल पेरोक्साइड यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। स्टूडेंट, अगेन एडिशनल मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए ये अपने आप को पॉलीमराइज कराएगा। ये बनेगा CH सिंगल बॉन्ड CH एंड बेंजीन। जी, यहाँ से आगे ब्रैकेट चलेगी, यहाँ से अगर तो खाली इतना लिखोगे तो फिर N लिखोगे, लेकिन अगर इसके साथ आप इसके बाकी के आउटसाइड पार्ट भी शो करते हो, लाइक अगर आप ये शो करते हो CH2 जो कि फर्दर आगे CH एंड बेंजीन रिंग लगी होगी, और यहाँ आप शो करते हो CH एंड बेंजीन, तो अगर आप ये ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट भी शो करते हो तो फिर N-1 लिखोगे आप बैलेंस करने के लिए। इस पार्ट को आपने माइनस करना है। अच्छा, यहाँ पे N ज़रूर लिखना है आपने, N नंबर ऑफ यूनिट्स। अच्छा, एडिशनल होमोपॉलीमर थर्मोप्लास्टिक टाइप ये पॉलीमर है। यूज कहाँ पे होता है, फूड कंटेनर्स में, कॉस्मेटिक की बॉटल्स में, टॉयज में, पैकिंग मटेरियल में। स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास पॉलीस्टाइरीन है ये यूज होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, PVA।
स्टूडेंट पीवीए स्टैंड फॉर पॉलीविनाइल एसीटेट। जी, सबसे पहले आप विनाइल का फार्मूला लिखोगे, अगेन दिस इज विनाइल। अब आगे लिखोगे एसीटेट, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एसीटेट। जी स्टूडेंट्स, n नंबर में आप विनाइल एसीटेट्स लोगे, अगेन आप इसको पॉलीमराइज करवाओगे और पॉलीमराइज करवाने के बाद आपके पास जो यूनिट बनेगा वो बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3 और ब्रैकेट लगाओगे। n डिपेंड करता है, आप आगे भी अगर पार्ट लिखते हो तो फिर n-1 मेंशन कर देना। जी स्टूडेंट्स, ये है PVA यानी पॉलीविनाइल एसीटेट। इट इज कलरलेस नॉन टॉक्सिक रेजन। स्टूडेंट, ये रेजन का वर्ड बार बार आगे आएगा तो आप इसके बारे में जरा समझ लीजिएगा। वैसे तो आपने नेचुरली रेजन देखा होगा, ट्रीज में से एक्सक्लूडेड मटेरियल जो अक्सर आप देखते हैं, आपको स्क्रीन पे भी नजर है, उसको रेजन बोलते हैं। तकरीबन वैसा ही सिंथेटिक केमिकल हम तैयार करते हैं जो अपीयरेंस में भी तकरीबन ऐसा ही होता है और स्टिकी नेचर का होता है। सो दिस स्टिकी टाइप नेचर का जो प्लास्टिक लाइक मटेरियल होता है हम उसको रेजन बोलते हैं। अच्छा, ये एक टॉक्सिक रेजन है। अच्छा, इसकी खास बात, ये ग्लू टाइप स्टिकी होता है और एट वेरी हाई टेम्परेचर ये अपने आप को डिकम्पोज करता है। अच्छा, बहरहाल इसका बार बार आगे वर्ड आएगा रेजन का, तो आपको पता होना चाहिए कि इट्स अ प्लास्टिक लाइक मटेरियल, बट ये प्लास्टिक की समझ लें रॉ फॉर्म है, रॉ फॉर्म है प्लास्टिक की। और दूसरा, ये प्लास्टिक थोड़ा सा उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट ये होता है कि ये थोड़ा सा स्टिकी होता है और इसको डिकम्पोज करने के लिए थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ता है। खैर, इट इज़ सप्लाई इन मार्केट, यानी मार्केट में ये सप्लाई किया जाता है इन डिफरेंट नंबर ऑफ DP, नंबर ऑफ DP। इट इज सप्लाई इन मार्केट इन, अब यहां पे एक सेंटेंस आना था, इन डिफरेंट नंबर ऑफ DP, यानी डिफरेंट DP के डिफरेंट डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन के रेजन्स जो हैं, यानी PVA एक रेजन है, याद रखिए, वो आपको मिलेंगे। द रेजन हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, इसके खास तरह की स्मेल होती है। स्टूडेंट, अगर आप इसके यूजेस की तरफ आएं तो इट इज मोस्टली यूज एज एन एडहेसिव मटेरियल, यानी मैंने बोला ना ग्लू टाइप इनकी नेचर होती है, तो एडहेसिव मटेरियल के तौर पे, एडहेसिव बोलते हैं चिपकने वाली चीजें। अच्छा, बाइंडर फॉर इमल्जन पेंट, वाटर बेस्ड पेंट जो होते हैं ना, जो जल्दी ड्राई होते हैं, उन्हें इमल्जन पेंट्स बोलते हैं, उनमें इसका एज अ बाइंडर यूज होता है। बाइंडर का मतलब क्या है कि पेंट के इंग्रेडिएंट्स को ये जोड़ के रखेगा, तो ये एज अ बाइंडर यूज होता है इमल्जन पेंट के अंदर। जी स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट जो रेजन है वो है एक्रेलिक रेजन। अगेन रेजन एक क्लास है जिसके अंदर डिफरेंट तरह के रेजन्स हम पढ़ रहे हैं, जैसे PVA भी एक रेजन है, एक्रेलिक रेजन, अगेन रेजन सेम नेचर का होगा, तकरीबन स्टिकी नेचर का ही होगा, अपीयरेंस में ये प्लास्टिक की तरह का होगा लेकिन थोड़ा सा ये स्टिकी नेचर में होगा। अच्छा, एक्रेलिक रेजन, एक्रेलिक रेजन जो है स्टूडेंट, इसके बारे में याद रखें, ये एक टर पॉलीमर है, टर पॉलीमर। जी, इसमें आप देख सकते हैं इक्राइलोनाइट्राइल, मिथाइल मेथाक्राइलेट, इक्राइलिक एसिड, ये तीनों के फार्मूले आपके सामने। अब ये तीनों यूनिट्स जो हैं ये आपस में स्टूडेंट्स क्या करेंगे, लिंक करेंगे, और लिंक करने के बाद हमारे पास जो एक पॉलीमर बनेगा उस पॉलीमर का नाम क्या होगा, एक्राइलिक रेजन। एडिशनल वे फॉलो करेंगे एडिशनल पॉलीमराइजेशन का। अगर स्टूडेंट इसके यूजेस देखे जाएं तो ये एज अ प्लास्टिक यूज होता है, पेंट फॉर कार इंडस्ट्रीज में यूज होता है, उसके अलावा यूज इन वेदर रेजिस्टेंट पेंट। तो ये स्टूडेंट्स इनके यूजेस रहे। आई रियली होप कि अभी तक के जो आपको सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं ये समझ आ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्क्रीन में 3 और पॉलीमर्स हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। जी स्टूडेंट्स, तो मज़ीद सिंथेटिक पॉलीमर्स के बारे में बात करते हैं। उनमें आता है जी पॉलीएस्टर रेजन्स। अभी पॉलीएस्टर रेजन्स क्या हैं, अब उसकी अगेन मैंने बोला रेजन एक पूरी क्लास है सिंथेटिक पॉलीमर्स में, तो उसमें आप पॉलीएस्टर रेजन्स देखते हैं। तो पॉलीएस्टर रेजन्स के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो मोनोमर्स हैं उनमें सबसे पहले मोनोमर है OH
CH2OH called 1,2-diol ईथेन। 2 कार्बन है और पहले दूसरे नंबर पे OH है, यानी ओल ग्रुप है। अब स्टूडेंट हम इसको इथाइलिन ग्लाइकोल भी कहते हैं, हम इसको इथाइलिन ग्लाइकोल का नाम भी देते हैं। अब स्टूडेंट इसके सामने जो हमारा सेकंड मोनोमर आने वाला है वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जी। अगर थोड़ा सा आप याद करें तो ये मैं पहले भी एग्जांपल आपको समझा के आया हूं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर। टेराफिटालिक एसिड, ये इसको कुछ टरफिटालिक एसिड भी बोलते हैं। सो टेराफिटालिक एसिड, टेरिफिटालिक एसिड, टेरिफिटालिक एसिड, और कुछ इसको टेरफिटालिक एसिड भी बोलते हैं। ई है ये टेरिफिटालिक एसिड जी। स्टूडेंट्स अब ये जो टेरिफिटालिक एसिड है हम इसको 1 2 3 4 1,4 डाइबेंजोइक एसिड का नाम भी दे सकते हैं। स्टूडेंट्स अब होगा क्या, ये दोनों यूनिट्स यहां से इस यूनिट का OH रिलीज होगा और स्टूडेंट यहां से H रिलीज होगा, यानी कि यहां से ये वाटर को एलिमिनेट करेंगे। अब वाटर के एलिमिनेट होने से अब ये वाला जो बॉन्ड है इसके साथ बनेगा। सो जैसे ये बॉन्ड इसके साथ बनेगा तो आगे हमारे पास जो पॉलीमर जनरेट होने वाला है, जिसको हम नीचे लिखने वाला हूं, वो है जी, अच्छा ये याद रखने वाली बात है कि यहां से आपने हमेशा OH निकालना है और यहां से हमेशा आपने H+ निकालना है। यानी ये हेट्रोलिटिक, जिस तरह एडिशनल पॉलीमराइजेशन में आपने पढ़ा था ना होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक, यहाँ हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होगा, -+। अच्छा बाकी अब पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं जी स्टूडेंट्स। O यानी कि यहाँ वाला O डेफिनेटली पीछे वाला जो इसके साथ ये वाला मोनोमर इसके पीछे होगा, वहां से H+ निकलने के बाद पीछे O बचेगा, यानी O CH2 CH2। जैसे यहां से H निकला है OH, अब ये O रह गया है और ये ऑक्सीजन आगे कनेक्ट होगा स्टूडेंट किसके साथ, कार्बन के साथ जी, C+O और नेक्स्ट आगे इसी तरह से बेंजीन और फिर फॉरवर्ड C+O और आगे OH डेफिनेटली जा चुका है, ठीक है। और याद रखिएगा इस ऑक्सीजन के पीछे, जैसे ये ऑक्सीजन है, पीछे वाली साइड पे कौन होगा, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिमिलरली उसी तरह से, और बेंजीन। और फर्दर पीछे वही सीक्वेंस रिपीटेशन में आएगा, ठीक है। सो अगर आप इसको ब्रैकेट करना चाहते हैं तो यहां से आप ब्रैकेट कर सकते हैं और यहां से स्टूडेंट्स आप इधर ब्रैकेट कर सकते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा ये हमारे पास जो बना है इसको बोलेंगे पॉलीएस्टर। वाई दे आर कॉल्ड पॉलीएस्टर, इसे पॉलीएस्टर क्यों बोलते हैं स्टूडेंट? अगर आपको एस्टर का जनरल फॉर्मूला अगर आपको आता है तो C+O इस तरफ और इस तरफ डिपेंड करता है R या AR, कोई भी ग्रुप यहां पे लग सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा नोटिस करो, ये स्टूडेंट कार्बोनाइल ग्रुप है और ये भी कार्बोनाइल ग्रुप है। इस कार्बोनाइल ग्रुप के अगर आप देखो तो इस तरफ यानी AR ग्रुप है और इस तरफ ऑक्सीजन और आगे नेक्स्ट R ग्रुप है, यानी इट मीन्स कि आप देख सकते हैं कि ये एस्टर है और आगे चेन में मजीद आगे देखेंगे इसी तरह के यूनिट्स आगे रिपीट होंगे, आगे भी और पीछे भी। सो बहुत सारे एस्टर्स इकट्ठे हो गए हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पॉलीएस्टर। स्टूडेंट ये जो पॉलीएस्टर है आप केमिकली इसको नाम देते हैं डेक्रोन का, डेक्रोन, डेक्रोन, उसको डेक्रोन भी कह सकते हैं, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स डेक्रोन के अलावा आप इसको टेरिलीन भी कह सकते हैं, टेरिलीन। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखिएगा
कि जब ये कंडेंस होके ये फर्दर पॉलीमराइज होगा तो ये 2 वाटर मॉलिक्यूल लूज होंगे यहाँ से, एक इस एंड से और एक इस एंड से। ये भी आपने याद रखना है। माइनस का मतलब ये साइन शो करना है, 2 वाटर मॉलिक्यूल लूज होंगे। स्टूडेंट्स आगे हम अगर इसके यूजेस देखें तो ये क्लॉथ के अंदर पॉलिएस्टर यूज़ होता है, ख़ास तौर पे विंटर क्लॉथ के अंदर पॉलिएस्टर का यूज़ किया जाता है एज अ थ्रेड। उसके अलावा पॉलिएस्टर रेजन जो है ये वाटर टैंक्स बनाने में भी यूज़ होता है, वाटर टैंक्स बनाने में भी यूज़ होता है। क्लोथ्स के अंदर मैंने बताया कि ये विंटर क्लोथ, स्पेसिफिकली वूल के जो क्लोथ हैं उसके अंदर ये पॉलिएस्टर यूज़ होता है। एक तो ये फ्लेक्सिबल भी होता है और ये बड़ा टफ और हार्ड भी होता है। आई होप कि आपको पॉलिएस्टर रेजन जो है वो समझ आ गया है। अब हम स्टूडेंट्स आगे मूव कर रहे हैं पॉलीएमाइड रेजन की तरफ। व्हाट आर पॉलीएमाइड रेजन? पॉलीएमाइड रेजन के लिए स्टूडेंट्स जो हमारे पास मोनोमर्स हैं उनमें पहला है जी NH CH2 ये मिथिलीन जो ग्रुप है ना, ये 6 ग्रुप होंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 एंड NH2। जी स्टूडेंट अगर आप इसका नाम देखें तो इसका नाम होगा हेक्सेन, 6 कार्बन है, और उसके बाद आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 16 डाईइमाइन जी, या इसको आप हेक्सा 16 डाईइमाइन भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स डाईइमाइन 2 तरफ। अच्छा, अब इसके सामने जो दूसरा यूनिट में लिखने वाला हूं वो है जी एडिबिक एसिड, यानी OH C डबल बॉन्ड एंड CH2 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 CH2, 4 मिथिलीन ग्रुप हैं और फिर आगे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। अगर आप नोटिस करें तो 1 2 3 4 5 6। अच्छा, नाम होगा 16 डाईहेक्सेनोइक एसिड। जी स्टूडेंट, ये इसका नाम है 16 डाईहेक्सेनोइक एसिड जी। वैसे तो इसको एडिबिक एसिड का नाम भी दिया जा सकता है। अच्छा, जैसे कि आपने ऊपर जो आपने पॉलिएस्टर रेजन की फॉर्मेशन देखी, यहाँ पे एक और मैं पॉइंट लिखना चाहता हूँ पॉलिएस्टर रेजन में कि ये कंडेंसेशन मैकेनिज्म के तहत जो पॉलिएस्टर रेजन है वो बना, और ये भी कंडेंसेशन मैकेनिज्म के तहत ही होगा। स्टूडेंट अगेन यहाँ से क्या रिलीज होगा? H, और यहाँ से क्या रिलीज होगा? OH। सो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ H+ और यहाँ से OH-। ये याद रखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से जब भी कंडेंसेशन होगी वहाँ से OH निकलेगा। सो इनके मिलने से स्टूडेंट डेफिनेटली यहाँ से वाटर रिलीज होगा। सिमिलरली ये लिंक तो यहाँ से होगा, लेकिन आगे अगर देखा जाए तो यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा स्टूडेंट? H। अब इनको जोड़ने के बाद जो यूनिट हमारे पास बनने वाला है हम उसको लिखने वाले हैं। यहाँ से लिखेंगे NH जी, NH, H तो जा चुका है ना, जो उसके पीछे वाला एडिबिक एसिड होगा उसके OH के साथ। आगे लिखेंगे ये सारे मिथिलीन ग्रुप को इकट्ठा करेंगे 6 टाइम, और नेक्स्ट फिर लिखेंगे NH। ये स्टूडेंट यहाँ से H निकल चुका है, यहाँ से OH। अब ये नाइट्रोजन का कार्बन से लिंक होगा। जब नाइट्रोजन का कार्बन से लिंक होगा, सो नाउ दिस इज ठीक है। आगे नेक्स्ट CH2 ब्रैकेट 4 टाइम्स, और नेक्स्ट फिर से C डबल बॉन्ड O, यहाँ से OH निकलेगा तो हम यहाँ से नेक्स्ट, आपको पता है इसके सामने यही वाला ग्रुप आएगा, वहाँ से H, यहाँ से OH, और आगे ये यूनिट आगे लगा होगा दोबारा। सो हम यहाँ ब्रैकेट लगा के इसको क्लोज कर रहे हैं। जी स्टूडेंट, ये फॉर्मूला है नाइलॉन जिस तरह रेजन एक सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास है, नाइलॉन भी ये प्लास्टिक टाइप मटेरियल होता है नाइलॉन। सो नाइलॉन भी एक क्लास ऑफ सिंथेटिक कंपाउंड है, तो हम बोलेंगे नाइलॉन 66। अच्छा, इसको नाइलॉन 66 क्यों बोलेंगे? देखें, अगेन ये रिफ्लेक्ट करता है कि इसके दोनों यूनिट में 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है,
इसमें भी 6 कार्बन है इनको मिला के। सो दोनों यूनिट में 6 कार्बन है और दोनों यूनिट्स जो मोनोमर्स हैं जो मिलकर पॉलीमर बना रहे हैं उसको हम नाइलॉन 66 बोलेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो इसका साइंटिफिक नेम है नाइलॉन 66, बट अगर आप इसको देखें तो ये एक पॉलीएमाइड है। एमाइड क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने फंक्शनल ग्रुप पढ़ रखा है कि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अगर नाइट्रोजन कनेक्ट है तो ये एमाइड ग्रुप है। अगर आप देखें इस चीज़ को, ये जो एरिया हाईलाइट किया जा रहा है स्टूडेंट, इस हाईलाइटेड एरिया के अंदर आप देखें तो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ कौन अटैच है, नाइट्रोजन, और उसके साथ आगे कौन अटैच है, हाइड्रोजन। ये जो ग्रुप है आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, दिस इज एमाइड। क्योंकि ये एमाइड आगे पीछे रिपीटेशन में आने वाले हैं, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज पॉलीएमाइड। स्टूडेंट, पॉलीएमाइड का अगर यूज देखा जाए तो ये टेक्सटाइल के अंदर यूज होता है, टेक्सटाइल फाइबर के अंदर। अच्छा, टेक्सटाइल फाइबर के अंदर क्यों यूज होता है उसकी वजह थोड़ी सी बताते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप नोटिस करें, सिल्क जो कि एक बड़ा ही एक्सपेंसिव थ्रेड है और वो कपड़े बनाने में यूज होता है, अब सिल्क की रिप्लेसमेंट नाइलॉन 66 ने कर दी है। उसकी वजह कुछ तलाश करते हैं। स्टूडेंट, अगर आप देखें ना, सिल्क जो है वो एक्चुअली प्रोटीन के बने होते हैं, सिल्क प्रोटीन है। अब सिल्क जो है प्रोटीन के अंदर आपको पता है कि उसके अंदर प्रोटीन के फाइबर्स हैं और प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, प्रोटीन का स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सिमिलरली नाइलॉन 66 का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो नाइलॉन 66 के अंदर भी वही कंपोनेंट हैं, यानी पॉलीएमाइड के अंदर भी वही कंपोनेंट हैं जो कि ऑलमोस्ट प्रोटीन के अंदर हैं, यानी पेप्टाइड बॉन्ड है इसके अंदर भी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस तरह से सिल्क के अंदर लचक है, मजबूती है, चमक है, फ्लेक्सिबिलिटी है, सिमिलरली नाइलॉन 66 का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इसमें भी नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है जिसपे क्या चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के साथ, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है जिसपे नेगेटिव। यानी कि ये जो पॉलीएमाइड की चेन्स हैं जब ये इकट्ठी होंगी, लेट्स से मैं यहां बनाता हूं पॉलीएमाइड्स की ये चेन्स हैं, ये पॉलीएमाइड्स के पॉलीमर हैं, डेफिनेटली ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सो वी कैन से डैट ये परफेक्ट रिप्लेसमेंट है सिल्क का। तो टेक्सटाइल फाइबर के तौर पे इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा जो धागा होता है सेलुलोज, जो कपास से बनता है धागा, उसमें भी वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसमें भी लचक है, तो इसके अंदर भी वैसी ही लचक है। तो एज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल फाइबर जो है नाइलॉन 66 यूज हो रहा है। इलास्टिसिटी है इसके अंदर, हाई स्ट्रेंथ है इसके अंदर, उसके अलावा अब्रेजन रेजिस्टेंट है। ये इसकी स्टूडेंट सारी की सारी खसूसियात हैं, यूजेस हैं। सो आई होप कि आपको पॉलीएमाइड रेजन कैसे तैयार होता है, उसके यूजेस क्या हैं वो बता दिए। अब ना स्क्रीन पे स्टूडेंट्स आपको कुछ और नाइलॉन्स की टाइप्स नज़र आ रही हैं जिसको आप देख सकते हैं। अगेन वो इंफॉर्मेशन है आपके लिए, याद करने की उसको ज़रूरत नहीं है। जिस तरह रेजन एक क्लास है, नाइलॉन भी एक पूरी क्लास है जिसमें डिफरेंट तरह के नाइलॉन आ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इपॉक्सी रेजन की तरफ जो कि हमारा लास्ट सिंथेटिक पॉलीमर है। सो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स इपॉक्सी रेजन से। इपॉक्सी रेजन्स क्या हैं स्टूडेंट्स? इपॉक्सी रेजन्स के सबसे पहले हमें यूनिट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले है एपी क्लोरोहाइड्रीन, एपीक्लोरोहाइड्रीन। अब ये जो एपीक्लोरोहाइड्रीन है हम उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं स्टूडेंट्स। उसका स्ट्रक्चर है CH2CH, ऑक्सीजन है इसके साथ। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स CH2 एंड से। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एपीक्लोरोहाइड्रीन। अब एपीक्लोरोहाइड्रीन का ये जो अभी हम बनाए इसको ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसी तरह स्टूडेंट इसके सामने एक और हम मोनोमर बनाने वाले हैं और वो जो मोनोमर है वो हमारे पास डाईफिनाइलोप्रोपेन है। सो हम यहां बनाते हैं उसको डाईफिनाइलोप्रोपेन है जी स्टूडेंट। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आप 3 कार्बन बनाएं, प्रोपेन। सेकंड कार्बन के साथ आप स्टूडेंट्स अटैच कर दें फिनाइल को।
जी, ये आपके पास जो फॉर्मूला है ये डाइफिनाइलोप्रोपेन, यानी दो तरफ फिनाइल हैं और प्रोपेन 3 कार्बन है। अब ये जो है स्टूडेंट्स आपस में इसके साथ जो है अब कंडेंस होने वाले हैं, यानी ये यूनिट इसके साथ क्या होने वाला है, कंडेंस होने वाला है। अब कैसे कंडेंस होगा जरा देखिए, इस जगह से स्टूडेंट्स क्या निकलेगा, Cl, और इस जगह से निकलेगा H। यहां से निकलने वाला H यहां से निकलने वाले Cl के साथ मिलेगा और इनके मिलने से स्टूडेंट क्या बनेगा, माइनस होगा HCl। अभी जो HCl माइनस हुआ है इसको काबू करने के लिए हमने यहाँ पे बेस यूज़ करनी है ताकि वो निकलने वाले HCl को क्या कर दे, न्यूट्रलाइज, और न्यूट्रलाइज होने के बाद स्टूडेंट क्या बने, वाटर, और साथ में क्या बने, NaCl। स्टूडेंट जब ये इसके साथ मिलेगा तो इसके साथ मिलने के बाद जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनने वाला है वो ज़रा देखिए, वो है जी CH2 ऑक्सीजन एंड CH, नेक्स्ट हमारे पास है CH2। अब ये डायरेक्ट कनेक्ट होगा स्टूडेंट किसके साथ, आगे यकीनन ऑक्सीजन के साथ, और नेक्स्ट ऑक्सीजन के बाद अगेन फिनाइल, और फिनाइल के साथ यहाँ पे ये बेंजीन रिंग फिनाइल, और नेक्स्ट कार्बन CH3 अगेन ये बेंजीन रिंग आएगी यहाँ पे, और इस तरह से स्टूडेंट्स ऑक्सीजन, और आगे हम ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि नेक्स्ट फर्दर फिर यही इधर आएगा और यहाँ से अगेन Cl और वहाँ से H निकलेगा। जी स्टूडेंट, अब ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है एक्चुअली ये पोली ईथर, वाई दे आर कॉल्ड पोली ईथर, इसको हम पोली ईथर क्यों बोलते हैं स्टूडेंट, पोली ईथर क्यों बोलते हैं, अगर आपको ईथर याद है तो उसके सेंटर में ऑक्सीजन और इस तरफ भी R या बाकी कोई ग्रुप लगा हो सकता है, इस तरफ भी R या कोई AR कोई ग्रुप लगा हो सकता है ना, सेंटर में ऑक्सीजन होना चाहिए। सो ये रहा ऑक्सीजन, और इधर भी ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिक, यानी R कह दें या इन्हें बेंजीन रिलेटेड है तो AR कह दें। सो ये पोली ईथर क्योंकि ये कंटिन्यू रहेगा ना, आगे भी चूंकि ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू रहेगा तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पोली ईथर। लेकिन इसके बावजूद भी हम इसको, जिस तरह हमने इसको पोली एमाइड या पोली एस्टर बोला तो ये पोली ईथर हैं, बट हम इसको पोली ईथर नहीं कहेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, ड्यू टू दिस एपोक्साइड नेचर, ये जो रेजन लाइक स्ट्रक्चर, ये अच्छा इसकी नेचर रेजन की तरह ही होती है। सो चूंकि ये है भी रेजन और इस एपोक्साइड की वजह से हम इसको क्या नाम देंगे, इपॉक्सी रेजन का। हालांकि ये पोली ईथर है लेकिन उसके बावजूद भी हमने इसको इपॉक्सी, ड्यू टू एपोक्साइड ग्रुप, हमने इसको इपॉक्सी रेजन का नाम देना है। स्टूडेंट अब यहाँ पे इपॉक्सी रेजन के स्ट्रक्चर में तब्दीलियाँ करके हम बहुत सारे इपॉक्सी रेजन्स बना सकते हैं। आपको ना स्क्रीन पे मज़ीद कुछ इपॉक्सी रेजन्स नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं उनके स्ट्रक्चर्स, ये याद रह जाए तो अच्छी बात है, इसकी ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम के हवाले से। स्टूडेंट अब हम इसके ना यूजेस पे आते हैं। यूजेस में सबसे पहले कि ये एक ना चूंकि रेजन है, अगर आप थोड़ा सा रेजन का यूज़ देखें, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, एक आपको वुड नज़र आ रही होगी, उस पर आप रेजन यानी एक जस्ट लाइक का ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, जो होता इनिशियली लिक्विड है लेकिन कवर करता है सरफेस को और बाद में हार्ड हो जाता है, और फिर हार्ड होने के बाद जिस भी चीज़ पे ये कवर करने के लिए लगाया गया उसको फिर वो प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, तो कोटिंग मटेरियल, सबसे बड़ा यूज़ रेजन्स का जो है ना वो कोटिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ होते हैं। अच्छा, इट गिव टफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडहेशन, यानी चिपकता है ये चीज़ों के साथ। फिर केमिकली ये रेजिस्टेंट है, उसकी वजह अगर पूछी जाए केमिकली क्यों ये रेजिस्टेंट है, ईथर्स आपको पता है ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, चैप्टर 11 में आप पढ़ के आए। सो लिखेंगे ईथर्स आर नॉट so reactive, ethers are not so reactive। so ether हैं एक्चुअली, ये पोली ईथर्स हैं, सो केमिकली ये क्या है, रेजिस्टेंट है, इनर्ट है। अच्छा, इंडस्ट्री में इसका कहाँ यूज़ है स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल मटेरियल, डेफिनेटली कवर करने के लिए चीज़ों को, इनर्ट करने के लिए, मशीनरी के पार्ट्स को वाटर रेजिस्टेंट करने के लिए या क्रोजन रेजिस्टेंट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। थर्मल पावर स्टेशंस में यूज़ होता है, डैम, ब्रिज, फ्लोर्स। अच्छा, तमाम चीज़ों में क्या यूज़ होता है, फ्लोर, ये ना
पेंट विद इपॉक्सी रेजन, यानी इपॉक्सी रेजन से ना हम इन तमाम चीज़ों को पेंट कर सकते हैं, यानी कि इनकी बचत करवा सकते हैं, केमिकली रेजिस्टेंस करवा सकते हैं इनके अंदर। सो ये स्टूडेंट्स इनके इंडस्ट्री में और कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गया है। स्टूडेंट्स अब हम कुछ MCQs करेंगे और MCQs के थ्रू जो हमारे सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं उनको सीखेंगे, कुछ प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स के MCQs भी आएंगे। सो लेट्स मूव टूवर्ड वाइट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, तो हम MCQs की तरफ आते हैं अब। सो हमारा पहला MCQ है, विच ऑफ दीज पॉलीमर इज एन एडिशन पॉलीमर। जिस स्टूडेंट में से कौन है जो एडिशनल पॉलीमराइजेशन को फॉलो करेगा? स्टूडेंट्स आपने अभी रिसेंटली इपॉक्सी रेजन्स पढ़े, टर्लीन पढ़ा आपने, जिसको डेकरोन भी बोलते हैं, नायलॉन 66, ये सारे कंडेंसेशन है। पॉलीस्टाइरीन जो है वो एडिशनल पॉलीमराइजेशन फॉलो करता है, तो राइट आंसर इज बीटा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीएस्टर। इनमें से कौन है जो पॉलीएस्टर है? जी आई होप कि आपने आज का जो लेक्चर पढ़ा है उसमें आपको याद होगा। नायलॉन 66 जो है स्टूडेंट्स वो तो पॉलीएमाइड था। पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC ये तो एडिशनल प्रोडक्ट है। पॉलीइथिलीन भी एडिशनल। अच्छा टर्लीन, जी टर्लीन आपने देखा था ये पॉलीएस्टर है जिसको हमने डेकरोन का नाम भी दिया है, तो राइट आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्रोमोलिक्यूल कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन? राइट आंसर है नायलॉन 66। इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और नाइट्रोजन भी है। जहाँ तक स्टार्च की बात रही तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। टर्लीन की जहाँ तक बात रही तो स्टूडेंट्स अगेन इसमें कार्बन है, उसमें हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था। बेकलाइट में भी आप लोगों ने चैप्टर 11 में पढ़ रखा है, इनमें नाइट्रोजन नहीं है, तो नाइट्रोजन वाला नायलॉन 66 है। जी स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन। इनमें से कौन है जो टेफ्लॉन का मोनोमर है? जी आई नो कि ये यहाँ पे तो इसका जिक्र नहीं है, लेकिन आप लोगों ने चैप्टर 5 के अंदर, चैप्टर नंबर 5 के अंदर पॉलीमर्स पढ़े थे, हैलोजेंस के वजह से जो पॉलीमर्स बनते थे। सो टेफ्लॉन, राइट आंसर इज डेल्टा। ये था जी स्टूडेंट्स टेफ्लॉन का मोनोमर। जी स्टूडेंट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। टेफ्लॉन का मैंने यहाँ पे इसलिए पूछा क्योंकि हम चूँकि पॉलीमर्स की बात कर रहे हैं, तो प्रीवियस टॉपिक में से भी अगर कोई MCQ है तो वो भी यहाँ पे कवर हो जाना चाहिए एज अ कंपैरिजन। जी स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट MCQ है, विनाइल एसीटेट रिएक्ट विद ब्यूटाइल मैलिएट टू फॉर्म। जी विनाइल एसीटेट है, लेट्स से हम विनाइल एसीटेट को हम ब्लैक कलर से शो करते हैं और डेफिनेटली इसके सामने जो दूसरा हमारे पास ब्यूटाइल मैलिएट है उसको हम रेड कलर से शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे और इसके बाद डेफिनेटली जो आगे कनेक्शंस बनेंगे वो ब्लैक और फिर रेड। सो इस तरह की जो पॉलीमराइजेशन, कोपॉलीमर्स, ठीक है, दो डिफरेंट तरह के मोनोमर्स हैं तो कोपॉलीमर्स, कम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट मोनोमर्स लीड्स टू कोपॉलीमर। नेक्स्ट हमारे पास है द फाइबर विच इज मेड अप ऑफ एक्रेलोनाइट्राइल एज अ मोनोमर इज। जी ये शायद आपके सिलेबस में इसको डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन ये पेपर में सवाल आया हुआ है, MCQ है, को पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव MCQ है। द फाइबर विच इज मेड अप ऑफ एक्रेलोनाइट्राइल एज अ मोनोमर ऑफ एक्रेलिक फाइबर। एक्रेलोनाइट्राइल से एक्रेलिक फाइबर्स बनते हैं, तो राइट आंसर इज C। जी विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर कंटेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज के लेक्चर में बताया कि नायलॉन 66 एंड प्रोटीन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा रिजेंबल करता है। सो नायलॉन 66 के अंदर भी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको ये सारा डिटेल से बताया है। सो राइट आंसर इज अल्फा। आई होप स्टूडेंट्स कि MCQs आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। सो हम लेक्चर वाइंड अप के लिए दोबारा से मूव करेंगे अपने लाइट बोर्ड की तरफ। सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको MCQ समझ आ गए हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में अब हम बायोपॉलीमर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। सिंथेटिक पॉलीमर्स को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें
तो इनमें जो चीज़ मैं दोबारा से एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, ये कंडेंसेशन पॉलीमर्स की ही सारी एग्जांपल्स हैं। इससे पहले आपने एडिशनल पॉलीमर्स की एग्जांपल्स पढ़ी थी, तो ये सारी के सारी तकरीबन कंडेंसेशन पॉलीमर्स की ही एग्जांपल्स हैं। हाँ, जैसे कि ये कोपॉलीमर की एग्जांपल भी हो सकती है, ये भी कोपॉलीमर की एग्जांपल है, और ये भी स्टूडेंट कोपॉलीमर की एग्जांपल है। अच्छा, यहाँ पे मैं जाते जाते एक बात बताऊँ कि ये जो इपॉक्सी रेज़न है ना, इसमें खाली आप देखें कम डीपीएस की, इसकी डीपी कम होती है, और डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कम होने की वजह से, उसकी वजह क्या है, ये इस तरह से तो कंटिन्यू है, इस तरफ से नहीं कंटिन्यू, यानी इसकी डीपी कम है। जब इसकी डीपी कम है, थोड़ा सा मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। लेट्स से ये ग्रीन है, ये ब्लू है, और उसके बाद फिर ग्रीन है। ग्रीन जो है वो एक साइड से तो कंटिन्यू हो सकता है जैसे यहाँ से, लेकिन एक साइड से उसका एंड बंद है। सो इसका मतलब इसकी डीपी जो है वो बहुत छोटी सी है, कुछ ही इसमें मोनोमर्स हैं। सो जो एपॉक्सी रेजन की एग्जिस्टेंस है वो लिक्विड है। सो लिक्विड की वजह से ही ये कोटिंग मटेरियल के तौर पे यूज होता है। जी स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बायोपॉलीमर्स के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।